गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर डाल लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम पिछले एक महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। डॉलर में मजबूती से कीमतों पर दबाव है। कॉमेक्स पर अभी से $1170 के नीचे बना हुआ है। सोना चांदी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। आज अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े जारी होंगे। आज वहां बेरोजगारी दर के भी आंकड़े आने वाले हैं। वहीं पिछले 9 हफ्ते में पहली बार अमेरिका में क्रूड का भंडार बढ़ने से कल इसमें तेज गिरावट आई थी और आज भी क्रूड पिछले 2 महीने के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। EIA के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का भंडार करीब 24 लाख बैरल बढ़ गया है। एक सर्वे के मुताबिक जून में ओपेक का प्रोडक्शन पिछले 3 साल की ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है। हालांकि इस बीच अगर डॉलर के मुकाबले रुपए में हमें हल्की कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है और आज हमारी नजर रहेगी कि आखिर घरेलू कमोडिटी बाजार कैसे खुलते हैं, किन स्तरों पर ओपनिंग होती है। लेकिन हाँ, सोना जो है वो दबाव महसूस कर रहा है और सोने के साथ साथ क्रूड में भी हम लगातार भंडार बढ़ने की वजह से देख रहे हैं कि इसकी कीमत में भी हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखते हैं भारतीय बाजार में आज कैसी ओपनिंग होती है एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी की। इस पर हम राय लेंगे मार्केट एक्सपर्ट की भी कि किस तरह से आज इंट्राडे में किन स्तरों पर रखनी चाहिए आपको नजर। तो बस भारतीय कमोडिटी बाजार खुलने वाले हैं और इनफैक्ट बस देखते हैं किस तरह की ओपनिंग है कमोडिटी मार्केट्स में। आज सुबह सोना 26,414 के साथ भारतीय बाजार में खुल रहा है। हरे निशान पर सोना नजर आ रहा है। फिलहाल सिल्वर 35,376 के भाव के साथ ओपन हो रहा है। क्रूड में हम मंदी देख रहे हैं। क्रूड 3,632 रुपए के साथ खुल रहा है। नेचुरल गैस 179 रुपीज 90 पैसा की ओपनिंग में नजर आ रहा है और हरे निशान पर है। कुछ मेटल कॉपर 373 रुपए 90 पैसे के साथ मंदी के साथ खुल रहा है। लाल निशान के साथ इसमें कारोबार हो रहा है। निकल हालांकि मजबूती बनाए रखने में कामयाब है 773 पर। एल्यूमिनियम 108 रुपए 90 पैसे के साथ ओपन हो रहा है और अगला मेटल लेड 114 रुपए के साथ खुल रहा है। जिंक में हमें दबाव दिख रहा है 130 रुपए 35 पैसे पर जिंक। वही सोया ऑयल 583 रुपए 50 पैसे के साथ ओपन हो रहा है। लाल निशान पर क्रूड पाम ऑयल 444 रुपए के साथ ओपन हो रहा है। फिलहाल भारतीय बाजार में सोयाबीन में हम फिर देख रहे हैं थोड़ी सी धीमी शुरुआत 36,010 पर। मस्टर्ड यानी कि मस्टर्ड 4,237 के साथ खुल रहा है। कुछ एग्री कमोडिटीज चना 4,251 रुपए के साथ चना की ओपनिंग हो रही है। वीट 14,084 रुपए पर। शुगर 2,139 रुपए के साथ ओपन हो रहा है और धनिया 11,874 के साथ मंदी दिख रही है। यहाँ धनिया और जीरा मजबूती के साथ खुल रहा है। आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं Steven.com के दीपेन शाह। गुड मॉर्निंग दीपेन। कच्चा तेल 2 महीने के निचले स्तर पर है, क्या गिरावट बढ़ेगी या ये आप एक खरीदारी का मौका देख रहे हैं यहाँ पर? जी, सबसे पहले मुझे शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर कच्चे तेल की हम बात करेंगे तो हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में नाइमेक्स 62 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इंडियन मार्केट्स में अगर हम देखेंगे तो कच्चा तेल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 3650 ऑन द लोअर साइड और ऊपर में 3950। लेकिन कल जो हिसाब से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है तो ऐसे लग रहा है कि शायद लोअर एंड ऑफ द रेंज को हम ब्रेक करेंगे और 3600 को ब्रेक होने पे हम 3450 के लेवल्स भी देख सकते हैं। आई थिंक एक मीडियम टर्म में अगर आप बात करेंगे 1 वीक to 10 डेज के लिए तो कच्चा तेल थोड़ा नेगेटिव रहेगा। ऑलराइट, लेकिन आज यूएस में रोजगार के आंकड़े जारी होंगे। इससे पहले आप सोने में क्या करने की सलाह देंगे इंट्राडे में? जी देखिए, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की बात करेंगे जब तक डेटा रिलीज नहीं होते, बिकॉज हमने देखी है कि कंटिन्यूस 4 ट्रेडिंग सेशन से गोल्ड में गिरावट आई है तो इस लेवल पे बेचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम डेटा क्या हिसाब से आता है और फिर वो हिसाब से सेंटीमेंट कैसे इंप्रूव होता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए और वो हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बट आई थिंक गोल्ड से ज्यादा चांदी बेटर ट्रेड होगा करने के लिए, तो वेट एंड वॉच करेंगे। डेटा के बाद सिल्वर में ट्रेड करेंगे, वो बेटर रणनीति होगी। और नेचुरल गैस पर क्या नजरिया है आपका दीपेन जी? जी देखिए, नेचुरल गैस में हम बाइंग की ही सलाह दे रहे हैं। थोड़े डिप्स की अगर राह देखेंगे तो बेटर है बिकॉज अभी गैप अप मार्केट खुला है। आई थिंक नेचुरल गैस को आप डिप्स के लिए राह देखें। आज डेटा भी एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस का,
तो आपको शायद डिप्स में 172 के आसपास मिल सकता है, तो वहां पे बाइंग की चेष्टा करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो 172 एक अच्छा लेवल दिख रहा है बाइंग के लिए आपको नेचुरल गैस में। कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करना चाहूंगी। कॉपर, आज क्या सलाह दे रहे हैं आप कॉपर में? देखिए, हमने कल अच्छा बाउंस बैक देखा सभी बेस मेटल्स में, एक्सेप्ट फॉर कॉपर और निकल जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन लेड, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज अज्यूम कर सकते हैं कि कॉपर और निकल अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे। निकल एक गैप अप ओपनिंग भी दिखाया है, तो ये डिटरमाइन करता है कि निकल शायद आज अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट दे सकता है। तो निकल आप लगभग 765, 762 के आसपास बाई कर सकते हैं। 750 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 790 के टारगेट। और कॉपर की अगर बात करेंगे, तो 371 पे कॉपर भी बाई कर सकते हैं। 367 का स्टॉप लॉस होगा और 383 के टारगेट्स होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ट्रेडिंग मूव हो गए, बाउंस बैक के लिए प्ले कर रहे हैं, ये कोई ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन अभी नहीं है। ओके, और इस हफ्ते हमने देखा है कि सोयाबीन में काफी तेजी आ चुकी है। आज इसमें क्या करने की सलाह देंगे आप? देखिए, सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो थोड़े अच्छी बाउंस बैक हमें देखने मिली है और बाउंस बैक में आप बाइंग करके ही चल सकते हैं। आज क्योंकि थोड़ा गैप डाउन खुला है तो थोड़ा और डिप्स की राह देके 33, 35 के आसपास बाइंग करें। 3295 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में आपको 3400 के लेवल फिर से देखने मिलेंगे। मैं सेकेंड मंथ अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टैगर्ड डिलीवरी में चले जाएंगे 1 वीक में, तो सेकेंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे तो ज्यादा बेटर। मंडियों में नया मेंथा तेल जो है उसकी आवक बढ़ रही है, ऐसे में आज इसमें क्या सलाह होगी? यस, प्रिसाइसली इसी वजह से हमने देखा है कि मेंथा ऑयल में जो 1100 रुपए के प्राइसेस थे उसमें हमने 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% की डिप आते हुए देखी है। और ये भी अगर आपको बाउंस बैक मिलती है इंट्राडे में तो आप सेलिंग करके ही चल सकते हैं। नीचे में आपको 1020 के टारगेट लगभग देखने मिल सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव ट्रेडर्स हो और एक्सपर्टीज जो रखते हैं उन्हीं को शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट सेलिंग के लिए एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है मार्केट। थैंक यू दीपेन, हमारे वक्त निकालने के लिए। Seven.com के दीपेन शाह अली जिस तरह से कमोडिटी बाजार खुले हैं इसमें आपको सलाह देते हुए कि इंट्राडे में किस तरह की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। लेकिन कमोडिटी बाजार का पूरा हालचाल हम आपको दिन भर देते रहेंगे, इससे जुड़े ताजा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। आगे लेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, जहां हम आपके शेयरों से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन फिलहाल एक नजर बाजारों पर डाल लेते हैं। अब कल हमने एक बम्पर रैली जरूर देखी थी, लेकिन आज थोड़े से थमे हुए हैं बाजार कल के मुकाबले। लेकिन हरे निशान पर ही कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में हम करीब 14 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। 14 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स 28,036 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में हम 5 से कुछ ज्यादा अंकों की बढ़त देख रहे हैं। 8,458 पर निफ्टी नजर आ रहा है। मिड कैप में हमें एक्शन दिख रहा है। 125 अंक की बढ़त ब्रॉडर मार्केट में दर्ज हो रही है। लेकिन बैंक निफ्टी दबाव में नजर आ रहे हैं। 13 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एनएसई पे अगर 952 शेयर बढ़ने वाले हैं तो 330 शेयर गिरने वाले हैं। यानी फिलहाल ये एडवांसेस की तरफ ये रेशियो जरूर है। लेकिन बाजार के कुछ गेनर्स पर नजर डालते हैं। बीपीसीएल, बजाज ऑटो, आइडिया सेल्यूलर, M&M सभी 1.5 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिखाने में कामयाब हो रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स, गेल सभी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर आ रहा है बाजार में HDFC बैंक, वेदांता, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला से। जैसा कि हमने बताया बैंक निफ्टी में दबाव है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि बैंक से जुड़े स्टॉक्स आज दबाव में हैं। डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, इन्फोसिस, पावर ग्रिड भी कुछ ऐसे शेयर हैं जो लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ ईस्टर फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी, बाजार का मूड आप कैसे व्यू कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे? देखिए, लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। हालांकि कुछ चिंताएं जो है वो अपनी जगह बनी हुई हैं, फिर वो चाहे ग्रीस की क्लैरिटी हो या मानसून को लेकर के हो। लेकिन हमारा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म की अगर बात छोड़ दें, मध्यम से लंबी अवधि की बात देखें
तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। जहां हम बातें कर रहे हैं इकोनॉमी में अच्छी उछाल की, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की, तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि में प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बस खाली यही ध्यान रखना है कि अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी हो। फॉर एग्जांपल फ्रंट लाइन के स्टॉक हों, जैसे लार्सन है, बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग साइड में, ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्टर में, कुछ चुनिंदा स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग करनी चाहिए। और अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। राहुल कुमार जी का पहला सवाल देहरादून से। मदरसन सुमी के बारे में जानना चाहते हैं, जिसके 500 शेयर ये होल्ड करते हैं। 530 रुपए में इन्होंने इसकी खरीदारी की थी। साथ ही में इनके पास है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के भी 500 शेयर, 130 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। तो मदरसन सुमी में इन्हें नुकसान हो रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जरूर इन्हें 33 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। राजेश जी, मदरसन सुमी और क्रॉम्पटन ग्रीव्स आपको कैसे दिखते हैं? इनका फंडामेंटल्स कैसे हैं? देखिए, दोनों में ही बने रहने की सलाह रहेगी। एक एक करके लें तो मदरसन सुमी में अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी ने। इस वक्त 1:1 बोनस भी डिक्लेयर किया है। और अगर आप देखें तो जो चिंताएं इस वक्त बनी हुई हैं या थोड़ी गिरावट जो हम देख रहे हैं स्टॉक में, वो इस वजह कर देख रहे हैं कि ग्रीस के संकट के बाद ये माना जा रहा है कि यूरोप में थोड़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। बट ये सब एक टेम्पररी फेज है। बट अगर आप थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करें तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी बढ़त की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्रॉम्पटन में भी रिस्ट्रक्चरिंग की जो बातें चल रही है या रिस्ट्रक्चरिंग की जो कागजात हो चुकी है, उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि जो भी इनकी दिक्कतें थी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है प्राइस में, और आने वाले दिनों में एक अच्छी रफ्तार देख सकता है ये स्टॉक। कम से कम 190-195 के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। जी, और विदेश में जमा ब्लैक मनी को वाइट करने को सरकार ने अब आखिरी चांस दिया है। कोई भी व्यक्ति 30 सितंबर तक विदेश में रखी अघोषित संपत्ति और पैसे का ब्यौरा देकर उसे देश में वापस ला सकता है। अघोषित संपत्ति पर 30% टैक्स और 30% पेनल्टी चुकाने के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। नए ब्लैक मनी कानून के तहत सरकार ने यह कदम उठाया, लेकिन अगर कोई 30 सितंबर तक अपनी ब्लैक मनी को घोषित नहीं करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 30% टैक्स और 90% पेनल्टी देनी होगी। साथ ही इस पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल का मानना है कि ब्लैक मनी को बताने के लिए सरकार ने जो मोहलत दी है उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, और इस वजह से कोई भी सामने आकर विदेश में जमा कालाधन बताने को तैयार नहीं होगा। एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल नहीं है। सरकार की ये स्कीम में 5 कानून में आपका डिक्लेरेशन एक एविडेंस नहीं माना जाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट। लेकिन दूसरे कानूनों में इसको अपराध देखा जाएगा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। और सबसे खतरनाक प्रोविजन वही है, यदि आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यदि आप लोगों को एग्जम्पशन नहीं दे रहे हो, यहां छूट देने से कोई फायदा नहीं है, वो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, काफी इश्यूज ऐसे हैं इस स्कीम में, इस एक्ट में जो प्रोविजन लाए हैं गवर्नमेंट, इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। और आज तक सरकार ने कोई भी एक क्लैरिफिकेशन इश्यू नहीं किया, रूल्स नोटिफाई नहीं किए, लोगों को किसी को समझने के देने की कोशिश की नहीं है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देने वाले थे वो भी नहीं दिए। और यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों को इसके बारे में आप अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो हम लोग हमारे क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर सकते हैं। तो हमारे काफी दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई पूछता है कि फॉरेन में प्रॉपर्टी हो तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें। अब उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो यदि वैल्यूअर को अपॉइंट करके वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेना हो तो उसमें 2 महीना लग जाता है। इसके साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौदा आपका में आपके शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ हैं राजेश अग्रवाल, मार्केट एक्सपर्ट, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और अब बात करते हैं शुभम से, जो जुड़ रहे हैं पुणे से। शुभम, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। मैडम, मेरे पास NHPC के 2000 शेयर्स हैं, 26 कैरेट पे लिए थे। अभी मुझे क्या करना चाहिए?
ओके, 6 रुपए 35 पैसे के नुकसान पर शुभम बैठे हुए हैं। राजेश जी, एनएचपीसी आपको कैसी दिखती है ये कंपनी? शुभम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बावजूद इसके कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छा डिविडेंड देती है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, बट ये किसी भी तरीके से आउट परफॉर्म नहीं कर सकती है। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, और मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। माने यू हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटर होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं। पावर सेक्टर में ही रहना है तो दूसरे स्टॉक जैसे कि सीईएससी है वहाँ स्विच कर लें, या प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आप कोटक महिंद्रा बैंक या यस बैंक ऐसे स्टॉक्स में स्विच कर लें जहाँ कम से कम आपके रिटर्न्स की अच्छी उम्मीद बैठती है। और अब बात करते हैं प्रशांत से, जमशेदपुर से हमारे साथ हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास टाटा स्टील के 2600 शेयर हैं, 2600। तो उसके ये मैं क्या करें मैम? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं हम। ओके, और क्योंकि जमशेदपुर में ही टाटा स्टील का प्लांट है इसीलिए आप टाटा स्टील आपने लिया है? हाँ, अच्छा प्रॉफिट भी दिया है हमको अभी तक। तो अच्छा प्रॉफिट दिया है, इसलिए हमने इसका शेयर लिया है। चलिए, तो टाटा के गढ़ जमशेदपुर से प्रशांत जी टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में समझना चाहते हैं। राजेश जी, अच्छा प्रॉफिट इन्हें मिलता रहा है टाटा स्टील में, बोल रहे हैं आप क्या करें, और एकदम क्लियर है कि लंबी समय तक ये रहना चाहते हैं इसमें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ये लंबी समय तक इस स्टॉक में रहना चाहते हैं। लंबी अवधि में स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के कदम उठाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटीज को लेकर के, हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर के, इन सब चीजों के मद्देनजर आने वाले दिनों में स्टील और सीमेंट ये दो ऐसा क्षेत्र हैं जहां डिमांड की रिवाइवल होती हुई नजर आ रही है। दूसरे जो इनकी दिक्कतें हाई डेट को लेकर के है, जिस कारण से कंपनी की थोड़ी दिक्कत चल रही है, वो भी जब इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, कटौती आनी चालू होगी, तो यहाँ भी मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो इस कारण से मैं समझता हूँ कि टाटा स्टील न केवल इन्हें बने रहना चाहिए, बल्कि दूसरे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए भी राय रहेगी कि लंबी अवधि में खरीदारी भी कर सकते हैं। और अब शहनवाज जी से बात करते हैं, नेल्लोर से ये हमें फोन कर रहे हैं। शहनवाज जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। जेके टायर से 1000 शेयर दिया है 90 रुपीज रेट में, अब वो होल्ड कर सकता हूँ या बेच देना है, बताइए मैडम। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म नजरिया है। जेके टायर में 1 रुपये 80 पैसे के नुकसान पर शहनवाज जी अभी बैठे हुए हैं। राजेश सर, जेके टायर आपको कैसी दिखती है ये कंपनी, क्या सलाह देना चाहेंगे शहनवाज जी को? देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात मान के चलनी होगी किसी भी निवेशकों को, जैसे कि पिछले 1-1.5 साल में हमने टायर स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप देखा था, उसकी बहुत जल्दी रिपीट होना थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन गैप था वो फिल हो चुका है, दूसरे रबड़ प्राइसेस जो कम थे उसका भी फायदा जो इन्हें मिलना था वो मिल चुका है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके के ऑटो के आंकड़े आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि टायर कंपनियों की परफॉर्मेंस अभी बनी रहेगी। इस हालात में मैं इन्हें कहूंगा कि अपने निवेश का होराइजन थोड़ा सा बड़ा कर लें और बने रहें स्टॉक में। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये 3 फिगर्स में ये स्टॉक नजर आएगा, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अपना नजरिया बदल लें शहनवाज जी। आपने कहा आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आए हैं, शॉर्ट टर्म से आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना होगा, तब आप इसमें प्रॉफिट देख सकते हैं। मयंक जी से बात करते हैं, कटनी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मयंक जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है, कितने शेयर हैं? मैम बीजीआर एनर्जी है मेरे पास 150 शेयर, 136 के भाव में। अच्छा, और भी किसी शेयर के बारे में पूछना चाहते हैं इसके अलावा? जी मैम आईओवी के बारे में। आईओवी बारे में सर? जी आईओवी इंडियन ओवरसीज। ओके, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक, कितने शेयर है इसके सर? चलिए मैम 4000 शेयर। अच्छा, आईओबी के 4000 शेयर आप होल्ड करते हैं। ओके, सो पहला शेयर पूछ रहे हैं बीजीआर एनर्जी, 150 शेयर 136 रुपए में इन्होंने खरीदा था, और आईओबी के इनके पास अच्छे खासे ये शेयर्स होल्ड करते हैं। राजेश साहब, बीजीआर एनर्जी और आईओबी इन दोनों में क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए, बीजीआर एनर्जी की बात करूं तो इस वक्त थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली पावर सेक्टर को सप्लाई करते हैं। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि इतने खराब हालात में भी इन्होंने ऑर्डर बुक अच्छी मेंटेन करी हुई है,
और जैसे ही पावर सेक्टर में कोई रिवाइवल आएगा, मुझे लगता है ये ऐसा स्टॉक होगा जो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो अगर इनका थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है, कहने का मतलब 12 से 18 महीने का, बिल्कुल बने रह सकते हैं स्टॉक में। जहां तक आईओबी का सवाल है, हमने देखा है कि एनपीए वगैरह को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो पूरे ही पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में बनी हुई है। आईओबी में भी वही दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि यहां से निकल जाना बेहतर होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की तरफ स्विच कर लें। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कहा था, कोटक महिंद्रा या यस बैंक इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, तो इस पैसे को वहां स्विच कर लें। आप बैंकिंग में ही रह जाएंगे और वहां से एक अच्छे मुनाफे की उम्मीद हो जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं मैंक आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। बीजीआर एनर्जी में बने रहने की सलाह है लंबी अवधि के लिए, और आईओबी से स्विच करके कुछ प्राइवेट बैंक्स पर जरूर नजर डालेंगे, कह रहे हैं राजेश जी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में सुस्त कारोबार। आईटी और बैंक शेयरों ने बनाया दबाव, लेकिन रियलिटी शेयर चढ़े। मिड कैप इंडेक्स में 1% की बढ़त। कच्चे तेल में जोरदार गिरावट, NYMEX 57 और ब्रेंट $63 के नीचे। भंडार बढ़ने से कीमतों पर यह दबाव। अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों से पहले सोना भी टूटा। कॉमेक्स पर भाव $11 से $70 के नीचे फिसला। जून में गाड़ियों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। बजाज ऑटो ने पिछले महीने के मुकाबले 8% ज्यादा गाड़ियां बेची। एक्सपोर्ट में भी आई बढ़त। विदेश में जमा ब्लैक मनी बताने का सरकार ने दिया आखिरी मौका। 30 सितंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी काले धन की जानकारी। 31 दिसंबर तक टैक्स चुकाने की मोहलत। I dream of a digital India. The netizen is an empowered citizen. देश की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया मिशन। प्रोग्राम से इंडस्ट्री भी हुई कनेक्ट। कॉर्पोरेट इंडिया का 4.5 लाख करोड़ के निवेश का वादा। और मेट डिपार्टमेंट मॉनसून को लेकर चिंतित, लेकिन स्काईमेट ने जताई सामान्य बारिश की उम्मीद। कहा जुलाई में देश के कई हिस्सों में होगी बारिश। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया ड्रीम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल क्रांति का बड़ा सपना दिखाया है। ई बस्ता, डिजिटल लॉकरी, हॉस्पिटल जैसे प्रोडक्ट्स के जरिए हमारी और आपकी जिंदगी आसान होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि डिजिटल इंडिया से 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सरकार और निजी क्षेत्र को मिलाकर करीब 4.5 लाख करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। कृपया डिजिटल सुविधाएं, सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करें। रविशंकर जी हिसाब लगा रहे थे बैठे बैठे कि वो क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब 18 लाख लोगों को रोजगार। अब ये तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बताया, नीचे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं, उनका अभी सुनना बाकी है। डिजिटल इंडिया की क्षमता, इसका पूरा लाभ सरकारी कार्यक्रमों में हम लोग उठा सके। Our financial inclusion program has been probably the largest in the world. In a period of less than 5 months, we were able to open
160 million Janadhan accounts. The direct benefit transfer extends to almost 130 million people, achieved in a matter of few months. देश के बड़े उद्योगपतियों ने डिजिटल इंडिया को कारगर बनाने के लिए भारी निवेश का इरादा जताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने जा रहे हैं। वेदांता ने 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा जताया। We at Reliance will invest over 250,000 crores across the digital India pillars. Firstly, in terms of infrastructure, we are rolling out an all IP next generation wireless broadband infrastructure across all 29 states in India, and this will be amongst the best in the world. We will make a very meaningful contribution to your initiative of Digital India. We commit to spend in excess of 100,000 crores in the next 5 years. That's $16 billion. This will be spent to build further and deeper infrastructure in both urban and rural areas. I am pleased to announce that we will achieve full deployment of our next generation content and cloud delivery network by the end of this year, with what is a first for India, 5 fully operational cloud exchange points. We have plans to invest over $2 billion in the next 5 years in projects falling within the ambit of the Digital India initiative. हमने टेक्नोलॉजी के अंदर में डिजिटल इंडिया के अंदर में एलसीडी पैनल फैब बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 50,000 लोग एम्प्लॉयड करेंगे और 20% इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्ट शायद कम हो। In India, there are large opportunities to digitally cater to the needs of education, healthcare, agriculture, energy, water, transportation, and defense. I'm glad to see that the Digital India vision embraces many of these fields. The Tata Group has been active in many of these areas. While this vision is simple, it is critical to ensure the availability and affordability of these services at the doorstep of every citizen. Whether these be in education, health, financial services, and governance or entrepreneurship and innovation, it is also equally important to ensure that each citizen has access to these facilities transparently. तो डिजिटल इंडिया के ग्रैंड लॉन्च के साथ प्रधानमंत्री तैयार हो गए हैं अपने एक और सपने को साकार करने के लिए, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इस इवेंट पर पहुंच करके वादा कर रहे हैं कि पूरा सपोर्ट करेंगे इसे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक अभी, लेकिन ब्रेक के बाद शेयर पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राजेश अग्रवाल तो बने हुए हैं ही, साथ ही समित चौहान भी जुड़ चुके हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज बाजार सुबह से हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह हमने मामूली बढ़त देखी थी और अब ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते हुए सेंसेक्स में करीब 44 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी भी 8,465 पर 12 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि सुबह से बैंक निफ्टी में हम जो दबाव देख रहे थे वो ब्रश ऑफ हो रहा है और बैंक निफ्टी हरे निशान पर आ चुका है। 27 अंक की बढ़त के साथ 18,610 पर बैंक निफ्टी फिलहाल। ब्रॉडर मार्केट सुबह से ही हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे और अब 137 अंक की बढ़त के साथ मिड कैप में हम हलचल देख रहे हैं। तो बजाज ऑटो, एमएनएम, बीपीसीएल, आइडिया सेल्युलर, ये कुछ निफ्टी के आज गेनर स्टॉक्स हैं। और मेरे साथ शेयरों पर सलाह देने के लिए ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं, साथ ही एंजल ब्रोकिंग के समित भी अब शामिल हो रहे हैं। समित, गुड मॉर्निंग। किस तरह से आप निफ्टी को देख रहे हैं, किन लेवल्स पर रहेगी आपकी नजर आज?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट 3 दिन के हम प्राइस मूवमेंट देखें तो ये लग रहा है कि ग्लोबल अनसर्टनिटी जो चल रही थी वो कम्प्लीटली हमने इग्नोर कर दी है एंड विद इन 3 डेज हमने 250-280 पॉइंट्स का बाउंस देखा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 8195। गोइंग फॉरवर्ड 8490 का एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी के लिए। क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर पोजीशन मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वैसे होता है तो फिर ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 8550, 8600 के, और लोअर साइड पे अभी 8400 से लेके 8350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और अब आत्मा प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। नमस्ते आत्मा प्रकाश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? पटेल इंजीनियरिंग के है मेरे 150, पटेल इंजीनियर 150 और सन टीवी के 50। सन फार्मा और सन टीवी भी आपके पास है, आप कह रहे हैं? हाँ जी। ओके, और पटेल इंजीनियरिंग किस भाव पर लिया था सर, बता पाएंगे? ये मैडम 50 लिए थे 120 में और 100 लिए थे 95 में। 95, ओके 95, अभी हम इससे 95 मानते। पटेल इंजीनियरिंग में आपको 16 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। साथ ही सन फार्मा के आपके पास है 50 शेयर। समित, इन दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर आप कैसे देखते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करें? सन फार्मा में भी इनको 39 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें क्लियरली वॉल्यूम्स मिस आउट है। लास्ट अगर हम 1 से 2 महीने के इसके वॉल्यूम्स देखें तो वो काफी ड्राई है। गोइंग फॉरवर्ड 83-84 का इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये विथ वॉल्यूम्स ये लेवल क्रॉस होना पटेल इंजीनियरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हम बोल सकते हैं ये स्टॉक 95-100 के लेवल दिखा सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से इसकी जो साइडवेज ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। 80-84 ऑन दी हायर साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और लोअर साइड पे 73 से लेके 70 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और अगर सन फार्मा की बात करें तो देखिए रिसेंटली ओवरऑल अगर हम देखें सन फार्मा में अच्छा खासा करेक्शन आया है। इसने 1 से 1.5 साल के लिए अच्छी खासी रैली भी देखी थी, तो फिलहाल ये करेक्टिव फेज हम इसको बोल सकते हैं। इसमें 900 से लेके 800 की रेंज कंटिन्यू रह सकती है फॉर सम टाइम। टाइम वाइज इसमें करेक्शन होना काफी इंपॉर्टेंट था, तो वो मेरे ख्याल से फिलहाल हो रहा है और आने वाले कुछ वीक्स के लिए ये कंटिन्यू रह सकता है। तो जब तक स्टॉक 900-920 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, इसका एक कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहेगा। और अब पटना से मोहम्मद संताज जी हमारे साथ है। नमस्ते सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी हमारे पास इलाहाबाद बैंक है 138 के 50 के, और एक यूनिट पे हमें सलाह लेना है। वो सर इन्वेस्ट के लिए कैसा रहेगा? आज चले वो बैक फीचर में जो 40 के रेट में लिया गया था उसे 20 इंडेक्स दिया गया था, 20 पर शेयर मुझे नुकसान हुआ था। वो अभी लो प्राइस पे है, उसे मुझे लेना है, उसके लिए कैसा रहेगा वो चलते? यूनिटेक, हाँ जी जी। तो इलाहाबाद बैंक आपके पास ऑलरेडी है, 50 शेयर है, 120 रुपए में खरीदारी की थी और यूनिटेक में ये निवेश करना चाहते हैं। राजेश जी, इन दोनों ही चॉइसेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों कंपनियों के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? इलाहाबाद बैंक में भी संताल जी 31 रुपए के आसपास के नुकसान पर बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पीएसयू बैंकिंग साइड में जो पेन है एनपीए का वो अभी कुछ दिन और कंटिन्यू रहने वाला है। इलाहाबाद बैंक हालांकि एक अच्छे बैंक विद अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद एनपीएस के कारण से पिछले तिमाही में भी नंबर्स बेहद खराब आए थे और मुझे लगता है कम से कम 1-2 तिमाही तक ये नंबर्स दबाव में रहेंगे। तो अनलेस ये साल भर तक रुकने को इंतजार तैयार हो, मुझे लगता है इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरी ओर जहाँ ये यूनिटेक में निवेश की बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि हो सके तो इस पूरे सेक्टर से ही दूर रहें, क्योंकि पूरे सेक्टर में ही जो दिक्कतें हैं, फिर वो चाहे इन्वेंट्री की हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे हों, हाई इंटरेस्ट रेट्स के हों, ब्याज के खर्चे के हों, ये सब चीजें अपनी जगह बनी हुई हैं। यूनिटेक में भी अगर आप देखें तो लगातार नेगेटिव न्यूज का वातावरण बना रहता है, डेट हाई है, तो ऐसे हालत में मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा कि ये क्यों यूनिटेक में निवेश करना चाहते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। ओके, और अब बेंगलुरु से अशोक जी मेरे साथ हैं। अशोक जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, किस क्वांटिटी में है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्ते मैडम, मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ मैडम। मैडम मेरे पास 600 शेयर्स इसका मारिको इंडस्ट्रीज है मैडम। मैं SIP से लिया हूँ अराउंड 2-3 ईयर से। एवरेज प्राइस मेरा 225 है मैडम। अभी फ्यूचर क्या होल्ड करूँ उसको अभी क्या?
और मैरिको के बारे में समझना चाहते हैं आप? एवरेज प्राइस 225 रुपए बन रही है। अच्छा मुनाफा इनको जरूर यहाँ पर 223 रुपए का हो रहा है। इसके चार्ट स्ट्रक्चर कैसे हैं समित जी, और आप क्या बोलना चाहेंगे अशोक जी को, क्या होना चाहिए इनका अगला कदम? देखिए, अगर मेरिको की बात करें तो विद इन दिस स्पेस ये एक स्टेडी आउट परफॉर्मर है। इसके चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है और ये स्टेडीली इसकी अपनू कंटिन्यू रख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इन्होंने अच्छे खासे लेवल पे लिया हुआ है तो इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए, जिसको हम राइड द ट्रेंड बोल सकते हैं। 400 का इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो फिलहाल अगर ये कोई स्टॉप लॉस ध्यान में रखना चाहते हैं तो 400 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो ही एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज इसमें बने रहना चाहिए। कुलदीप नारायण जी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मेरे पास 200 शेयर LNT के हैं एट द रेट 300 और मेरे पास रिलायंस पावर के शेयर है एट द रेट ऑफ 140 मैडम। तो आई वांट टू नो कि मैडम कैन आई होल्ड दिस इक्विटी और कैन आई शिफ्ट अनदर वन? ओके, सो LNT और रिलायंस पावर के बारे में समझना चाहते हैं। समित क्या सलाह देना चाहेंगे आप कुलदीप जी को? इनके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? क्या सही चॉइस है या एग्जिट करने का वक्त है? देखिए, इन दोनों स्टॉक्स में से पहले मैं LNT की बात करना चाहूंगा। डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, इंडेक्स हेवीवेट है और विद इन दिस स्पेस ये भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। फिलहाल इसका अगर ट्रेंड वाइज देखें तो क्लियरली इसने आउट परफॉर्म किया है। रिप्रेजेंटेड एलिमिनेशन ऑफ the bad ghost, I mean bad as in, within brackets, the ghost beneficiaries. That would be, but we can't be sure, and we need to be really watchful about, making sure that genuine beneficiaries are not excluded from this. And that politically, and actually in human terms as well, it's absolutely vital to ensure that we don't overstate the gains and under-recognize the possible costs from doing this. And in the case of DBT and Pahel, we have some preliminary evidence to suggest that a lot of it or most of it was actually elimination of ghost beneficiaries. But we can't rule out that there could be some actually exclusion of genuine beneficiaries as well. But I think on balance we think, and this is really important to keep in mind when we think about the other schemes. So this is the most important big finding, big reduction in subsidized sales, which probably because of eliminating ghost beneficiaries, ineligible ghost accounts. And something has happened in the last 2 years between Pahel and DBT, Jan Dhan, Aadhaar, etc., that the institutional arrangements have improved to make us more confident that things are actually working. Now, what is the fiscal impact of DBT? Remember, the savings depend both on the sales but also on the per cylinder subsidy. And the per cylinder subsidy has come down because international prices have come down. We estimate that if you look at it in terms of 2014 prices, the savings could be as much as 12,700 crores, which is a lot of money if you think about it. But of course it will be lower this year because the per unit subsidy has come down. So, not to be sneezed at all. Now, as I said, what surprised us to some extent, and is something that we're still working through, is that although the subsidized sales went down, you would think that commercial sales would have gone up almost 1-to-1, but actually that did not happen. There was only a 6% increase in commercial sales with the introduction of the DBT scheme. And what in fact happened was there was a massive increase in non-subsidized domestic sales. So the question is, and this is something that it was absolutely a new finding for us, and we wondered why this was happening. And then, of course, once you see something, it becomes a little bit obvious why this happened, is essentially that, if you think about, there's something that I really did not know before we started this project. तो आप सुन रहे थे अरविंद सुब्रमण्यन को, इकोनॉमी के मौजूदा हालात पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपनी राय और जिस तरह के पैटर्न्स देख रहे हैं, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, इस पर बातचीत कर रहे थे। और सौदा आपका में हम बात करते कुलदीप नारायण जी के सवाल पर। LNT और रिलायंस पावर के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इनमें क्या करना चाहिए। समित आप जवाब दे रहे थे, LNT आपको कैसी दिखती है, इसके बाद रिलायंस पावर के बारे में भी समझाइए। कुलदीप जी आपके जवाब का इंतजार कर रहे होंगे।
देखिए प्रियंका, एलएनटी की बात करें तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। 1850, 1880 एक नियर टर्म लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो इनको देखना होगा, अगर ये नियर टर्म व्यू से ये स्टॉक को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1860, 1890 ये लेवल होगा, उनको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर उसके आसपास स्टॉक एक सेलिंग प्रेशर देखता है तो मेरे ख्याल से वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। या फिर अगर ये लॉन्गर टर्म होराइजन से इसको देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। फिलहाल तो एक 1700 का स्ट्रॉन्ग बेस बन गया एलएनटी के लिए, और गोइंग फॉरवर्ड जब भी स्टॉक 1900 का लेवल क्रॉस करेगा इसमें अच्छे खासे अपसाइड लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर पावर की अगर बात करें तो देखिए ये लास्ट 1 से 2 साल में इसने कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म किया है। अभी भी ये लो लेवल्स पे ही चल रहा है, अराउंड 45-50। इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो काफी हाई है, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट इजी टू सेल एट करंट लेवल्स। मेरी यही सलाह होगी तो फॉर अ टाइमिंग थोड़ा होल्ड कर लीजिए। देखिए अगर कोई भी डिसेंट बाउंस आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए, और सेम सेक्टर का कोई जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वहां पे ये निवेश कर सकते हैं। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडियन ट्रेडिंग लीड का अपडेट हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी से। आईपीएल में बेहद रोमांचक मुकाबला चल रहा है और काफी ज्यादा उठा पटक चल रही है, काफी उतार चढ़ाव देख लेते हैं इस समय ट्रेडिंग बोर्ड में क्या ताजा स्थिति है, कौन किस स्थिति में। तो ट्रेडिंग बोर्ड में अगर आप देखेंगे सबसे पहले राजेंद्र मदन लाल पा 116% के गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी जबरदस्त कमाई कर रहे हैं, मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं प्रदीप रतन सिंह 48% के गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं वाले सेगमेंट में देखिए कि वहां किस तरीके की ट्रेडिंग बन रही है और कौन सबसे आगे चल रहा है। तो मिस भवानी रमस्वा है जो 30% के गेन के साथ ट्रेड करें, वहीं पे कृपा वसंत भाई बोर हैं वो भी 30% के आसपास। तो जो वहां पे भी महिलाओं के सेगमेंट में भी ट्रेडिंग में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कमोडिटी सेगमेंट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे स्लो ट्रेड होता है, लेकिन उसके बावजूद विवेक महाजन 63% से ज्यादा की कमाई के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त है। मदन लाल को भी अगर आप देखें, आनंद मिलन को भी देखेंगे 47% गेन के साथ करें। तो कमोडिटी जो खासतौर पे थोड़ा सा सुस्त कारोबार वहां देखने को मिलता है, वहां पे भी जबरदस्त गेन हो रहा है। लेकिन देखते हैं रैंक कैसी बदल रही है, यानी ऊपर नीचे कौन हो रहा है, कौन किस पायदान से। तो नीरज कुमार को आप देखिए 7वें पायदान से गिर के 1716वें पायदान पे पहुंच गए, जबरदस्त गिरावट नीचे हुई। वहीं पे इब्राहिम को आप देखेंगे तो वो भी 26वें से नीचे जाके 1728वें पायदान पे पहुंच गए। तो एक जबरदस्त उठापटक पायदान के मामले में रैंक में भी देखने को मिली। महिलाओं वाले भी देखते हैं कि वहां रैंक किस तरीके से बदलती हुई दिख रही है। मंजू लखोटिया को आप देखेंगे 16th रैंक थी जो गिर के 571वीं रैंक हो गई है। 33वीं रैंक थी अर्चना की जो गिर के 568 हो गई। तो यहाँ पे भी रैंक में भारी उतार चढ़ाव है। जो पिछले हफ्ते इतनी शानदार परफॉर्मेंस था, जो पहले का पिछले परफॉर्मेंस था, वो गिरता हुआ दिख रहा है। कमोडिटी में आप देखेंगे तो नरिंदर जीत सिंह 10वें से गिर के 37वें पायदान पे पहुंच गए हैं। वहीं पे आंचल मुनत जो है 26 से बढ़ के 5वें पायदान पे गए। एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज सबकी रैंक जो टॉप रैंकर्स हैं वहां पे नीचे आए हुए हैं। लेकिन आईटीएल के जरिए आप भी कमा सकते हैं और 1 करोड़ का इनाम भी जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आपको indiantradingleague.com पर रजिस्टर करना है। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी जमा करनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें ये पूंजी सिर्फ कैश नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े बड़े ट्रेड पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना था, यानी बेहद कम ब्रोकरेज पे बड़े से बड़ा ट्रेड आप कर सकते हैं, साथ ही इनाम तो आप जीतेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वागत आपका, मेरे साथ संतोष जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। संतोष पटेल, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन सा क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप? गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली क्या है कि मुझे 50, हाँ जी, एक तो मेरे 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि मैंने रिको ऑटो को होल्डिंग कर रखा है 42 रुपया 90 पैसे पे। तो इस फील्ड में मैं क्या करूँ? और अगला सवाल मेरा ये है कि मुझे 50 से 60 मुझे थोड़ी लॉन्ग टर्म में 5 से 6 महीने का नजरिया है, तो उसके लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ?
ओके राजेश जी, संतोष पटेल जी को सुना, 42 रुपए कुछ 60 पैसे के आसपास इनके पास रिको ऑटो भी है और साथ में सलाह चाहते हैं 50-60 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें सब? देखिए, रिको ऑटो में बने रहने की सलाह रहेगी। काउंटर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आई है और ऑटो एंसिलरी पैक से हमारी बहुत उम्मीद है कि ऑटो स्टॉक्स को कॉपी करता हुआ ये स्टॉक्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बने रहने की सलाह रहेगी। जो नई निवेश की ये बातें कर रहे हैं, जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एक अच्छा स्पीच साबित हो सकता है। इवन मिड कैप फार्मा, जहां पर लुपिन, एप्का जैसे नाम बहुत अच्छी रिटर्न देने की उम्मीद रखते हैं, या फ्रंट लाइन में अगर आप देखो तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी अच्छे बेट साबित हो सकते हैं, वहां निवेश कर सकते हैं। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में आप लार्सन में दांव लगा सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक है जहां पे आप पैसे लगा सकते हैं। बात करते हैं मुकेश जी से, कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते मुकेश जी, बताइए किस शेयर पर सलाह चाहते हैं सर? मेरे पास 350 रुपए के रेट के टाइटन है 400, उनको बेचना चाहता हूँ मैं। अच्छा, आप इनसे एग्जिट करना चाहते हैं फिलहाल। 6 रुपए 50 पैसे का इनको मुनाफा यहाँ पर जरूर हो रहा है। समझ जी, क्या ये सही समय है टाइटन से निकलने का मुकेश जी के लिए? देखिए, फिलहाल तो अगर टाइटन की बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, बट मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए। फिलहाल ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 348 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो ही मेरे ख्याल से इसमें से एग्जिट करना चाहिए, या फिर बने रहिए। जब भी स्टॉक 375 का लेवल क्रॉस होगा, इसमें हम अच्छी खासी मूवमेंट प्रॉब्लम टुवर्ड्स 390, 395 तक देख सकते हैं। और अब सवाल शामिल करते हैं आनंद जी का। सूरत से ये सवाल इन्होंने भेजा है, जीवीके पावर के बारे में समझना चाहते हैं। 1000 शेयर है इनके पास जीवीके पावर के, 8.5 रुपए इनकी खरीद रही है। कोई ज्यादा गतिविधि इसमें नजर नहीं आ रही है। राजेश जी, जीवीके पावर पर क्या सलाह देना चाहेंगे आनंद जी को आप? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा नाम होने के बावजूद ऊंची ब्याज के खर्चे के कारण से ये स्टॉक लगातार दबाव में है। परफॉर्मेंस देखें तो ब्याज के खर्चों के कारण से बॉटम लाइन नेगेटिव में है और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में कोई सुधार होने वाला है। हालांकि कंपनी बहुत कोशिश कर रही है कुछ स्टेक बेचने की, कई सेगमेंट से निकलने की, ताकि डेट कम किया जा सके, बट इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत लंबी अवधि का इंतजार करना पड़ता है। बेहतर होगा कि आप यहां से निकल जाएं, किसी दूसरे स्टॉक में निवेश कर लें। ओके, जीवीके पावर से निकलने की सलाह। हेमेंद्र सोनी अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। नमस्ते हेमेंद्र जी, बताइए किस शेयर पर सलाह चाहते हैं? जी मैम, मेरे पास रिलायंस कैपिटल है 400 शेयर। अच्छा, 420 के किस भाव पर लिया? 420 पे मैम। ओके, और फिलहाल आप नुकसान हो रहा है इसमें, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं? निकलने मतलब शॉर्ट टर्म नजरिया था या लंबी अवधि के लिए लिया था? मैंने लंबी अवधि के लिए लिया था, लेकिन वो डीडी शर्मा साहब ने बोला था कि 1 साल के लिए अभी अच्छा है, तो मैं एवरेज करने का सोच रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। ओके, नजरिया 1 साल का है, लेकिन क्या एवरेज कर सकते हैं? वैसे स्टॉप लॉस भी उन्होंने जरूर सजेस्ट किया होगा, उसका ध्यान आप जरूर रखें। समित, रिलायंस कैपिटल में क्या इस मौजूदा स्तर पर एवरेज किया जाए और ऐड करें हेमेंद्र जी इसे? देखिए प्रियंका, अगर हम देखें तो एडीएजी ग्रुप ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है। उसमें से अगर रिलायंस कैपिटल की हम बात करें तो इसने भी उसके हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन देखा है। हाउएवर अगर लास्ट 3 से 4 वीक्स की अगर इसकी प्राइस एक्शन देखें तो ये लग रहा है कि 340 के आसपास स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और प्रॉब्ली इट्स इन अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ बेस अराउंड 340, 350। तो जो इन्होंने बाय किया हुआ है मेरे ख्याल से उसमें तो बने रहना चाहिए। एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अभी फिलहाल बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टॉक को 370, 75 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता इसमें मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये विद मोमेंटम 375 के ऊपर ये बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई भी ट्रेड होगी उसके लिए 350 के नीचे इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और अब रमेश जी का सवाल, दिल्ली से रमेश जी जानना चाहते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। 2000 शेयर इनके पास हैं, 71 रुपए इनके खरीद का भाव रहा है, 12 रुपए 80 पैसे के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। राजेश जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, और इसके लिए हम बिग पुश ये देख रहे हैं कि कल डिजिटल इंडिया में भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से बड़े निवेश की बात की गई है, और जब डिजिटल इंडिया पर काम होगा तो ये कंपनी काफी एक्शन में रहेगी। क्या सलाह देंगे आप ऐसे लोगों को जो जिनके पास है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी?
देखिए, पूरी तरीके से सहमत हूँ प्रियंका मैं आपकी बात से कि जब डिजिटल इंडिया को इतना बड़ा पुश दिया जाएगा तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक बेनिफिशियरी कंपनी साबित होगी। बट साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसको पूरी तरीके से कार्यरूप में लेने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। निवेश आएंगे, उसके बाद वहाँ पर कामकाज होगा, तो फिर वो उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कम से कम 1.5 साल या 2 साल का समय इसमें लग सकता है। तो अगर आप इतनी लंबी अवधि रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। 2 विषयों के बारे में जी राजेश जी, अब सीधा आपको बतलाऊंगा और फिर कृषि मंत्री जी, कृषि सचिव और स्किल डिपार्टमेंट विभाग के सचिव भी यहां हैं, वो अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखेंगे। कल की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने के संदर्भ में। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि हर खेत को पानी मिले और पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो पानी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चाहिए वो व्यवस्था के अंदर लाई जाए। और इस संदर्भ में कोई जल वेस्ट ना हो, खराब ना जाए, उसका क्रिएशन, उसका यूजर, उसका रिसाइकलिंग, इस सब को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए। इसके लिए हर राज्य एक जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाएगा और उसके बाद हर राज्य का स्टेट इरिगेशन प्लान होगा। राष्ट्रीय स्तर की एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी और राज्यों के संदर्भ में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, उसकी कार्यकारी परिषद, जो वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के अध्यक्ष में होगी। देश की ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की व्यवस्था को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में सॉइल हेल्थ कार्ड, ये एक प्रयोग सरकार ने आरंभ किया था। किसान चैनल, जो बहुत ही थोड़े समय में जिसका फैलाव बहुत अच्छा हुआ है और किसानों को एजुकेट करना, पूर्व सूचनाएं देना, बाजार की भी, मौसम की भी, फसल के संबंध में नई तकनीक उनको समझाना, इसमें ये प्रयोग आरंभिक सप्ताहों में काफी सफल रहा है। जो किसान किसी आपदा से पीड़ित हैं, उन्हें जो मुआवजा मिलता था उसमें 50% की वृद्धि की गई है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 50% फसल नष्ट हो तो आपको मुआवजा मिलेगा, उसको 33% पे लाया गया है। देश में दालों का पैदावार बढ़े, क्योंकि बाकी चीजों की कीमतें नियंत्रण में है, दालों की कुछ कीमतें बढ़ी थी, क्योंकि दालों के साथ एक सप्लाई साइड इशू भी है। तो इसलिए दालों के ऊपर 200 रुपए प्रति क्विंटल का एक बोनस भी सरकार ने घोषित किया है। कई कृषि योजनाएं हैं, अलग अलग विभागों के तहत चलती हैं। कृषि विभाग की है कि ड्रिप इरिगेशन की पर ड्रॉप मोर क्रॉप
वाटर रिसोर्सेज की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, वाटरशेड स्कीम, इन सब के बीच में एक समन्वय पैदा किया जाएगा और ये तय किया है कि इन 5 वर्षों में केंद्रीय बजट से 50,000 करोड़ रुपया केवल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर इसका व्यय हम लोग करेंगे। जो राज्यों का शेयर होगा वो इसके अतिरिक्त होगा। मनरेगा में भी जो मटेरियल कंपोनेंट है वो इसमें से उसकी सहायता की जा सकती है। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट थ्रू एग्री टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चरल मार्केट्स स्टेट सब्जेक्ट हैं और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मूवमेंट के ऊपर काफी प्रतिबंध लगते हैं। देश में 585 रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। ये निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य के लिए जो लोग इन एग्रीकल्चरल मार्केट्स में व्यवसाय करते हैं, आज मार्केट सेक्टरिक लाइसेंसेस हैं उनके पास, तो आप एक मार्केट से उसको संबंध रख सकते हो। अब पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा, उसके अतिरिक्त सिंगल पॉइंट लेवी होगी। प्राइस डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस होंगे और इसका असर ये होगा कि पूरा राज्य एक प्रकार से एक मार्केट अपने आप में बन जाएगा और राज्यों के भीतर जो फ्रैगमेंटेड मार्केट्स हैं वो समाप्त होंगी। अलग अलग राज्यों को भी ये कहा गया है कि क्योंकि हर राज्य का अपना लॉ है, तो जो उनका प्लेटफॉर्म होगा वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होगा, ताकि एक राज्य को एक मार्केट बनाना, यानी छोटी छोटी फ्रैगमेंटेड मार्केट्स को समाप्त करके बड़ी मार्केट बनाना, कि सीमलेस ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन द स्टेट कैन टेक प्लेस, जिससे किसान के लिए बाजार का साइज बहुत बढ़ेगा। वो केवल एक कैप्टिव मार्केट तक सीमित रहेगा, ये नहीं होगा। दूसरा कदम इसका है कि राज्यों के भीतर भी समन्वय लाकर उसके प्लेटफॉर्म को एक प्रकार से कॉमन करना, कि आने वाले कल में अगर राज्य के बियॉन्ड भी जाने की स्थिति हो तो उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। कृषि के इन 2 महत्वपूर्ण निर्णयों के अलावा जो स्किल डेवलपमेंट एक सरकार की स्किलिंग इंडिया कार्यक्रम है, उसमें के संबंध में भी कल महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। एक निर्णय है कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 इसको अप्रूव किया गया है। द पॉलिसी एम्स टू अलाइन सप्लाई विद डिमांड, bridging existing skill gaps, promoting industry engagement, operationalize a quality assurance framework, leveraging technology and promoting apprenticeship to tackle the identified issues. इसके अतिरिक्त common norms for skill development schemes implemented by the Government of India.
और एक स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये तीनों को अप्रूव किया गया है। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि जो लोग बहुत अधिक हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते और एक सीमित शिक्षा के बाद उनको स्किल करना, और स्किल करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार के 21 मंत्रालय हैं जिसमें अलग अलग योजनाएं हैं। इन तमाम 21 मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं उनको कॉमन नॉर्म्स के मुताबिक उनमें समन्वय लाना, ताकि इन नौजवानों को, महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। प्लम्बिंग और कारपेंटरी से लेकर ड्राइविंग और तो कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली, कैबिनेट ने कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। इसके डिटेल्स बताते हुए कैसे किसान चैनल पर अब काम किया जाएगा और स्किलिंग इंडिया के बारे में बता रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली। सिंचाई योजना को मंजूरी मिल गई है, किस तरह का खर्च होगा, किस तरह से किसानों को फायदा होगा, इस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में हम हाजिर रहेंगे स्टॉक्स फटाफट के साथ। मेरे साथ समय जवान बने हुए हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। वेलकम बैक। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का और शुरुआत करते हैं आपके सवालों को लेने का सिलसिला। रवि जी जालंधर से जानना चाहते हैं कि विप्रो में क्या करें। 100 शेयर है, 540 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए, आईटी पैक एज अ होल फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन टू करेक्टिव फेज में चल रहा है। अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो को 525 से 530 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से फिलहाल इसमें बने रहना चाहिए। विद अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव एक 540 का स्टॉप लॉस रख के इसमें होल्ड करना चाहिए। विनोद कुमार जी के पास है सन टीवी के 5000 शेयर जो इन्होंने 303 रुपए पर खरीदा था। अब क्या करें इसमें? देखिए, रिसेंटली हमने सन टीवी में अच्छा खासा सेलिंग देखा है हायर वॉल्यूम के साथ। ये स्टॉक ने इसका जो मल्टीपल सपोर्ट जोन था 300 295 के आसपास, वो भी इसने ब्रीच कर दिया। तो मेरे ख्याल से कोई भी बाउंस में इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो डेफिनेटली इसमें एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर कोई भी यहाँ से करंट लेवल से बाउंस आता है कॉस्ट के आसपास, तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। जोधपुर के अजय शुक्ला जी के पास है वर्लपूल इंडिया के 100 शेयर 799 रुपए में खरीदा था इन्होंने। देखिए, वर्लपूल की अगर बात करें तो फिलहाल तो ये क्लियरली साइडवेज है। अभी ये लेवल पे इसमें बने रहना चाहिए। अगर ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 720 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड करना चाहिए। जैसे स्टॉक 762 765 का लेवल क्रॉस करेगा, इनकी कॉस्ट आने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। राजू जी के पास है एशियन पेंट के 30 शेयर 796 रुपए 85 पैसे में खरीदा था। एशियन पेंट्स में भी मैं बने रहने की सलाह दूंगा। फिलहाल इसको एक 730 से लेकर 720 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो 727 के एक स्टिक स्टॉप लॉस से ये बने रह सकते हैं। जैसे ही स्टॉक 780 775 का लेवल क्रॉस करता है, इसमें हम अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। मयूर शाह जानना चाहते हैं बजाज हिंदुस्तान के बारे में। 200 शेयर 200 रुपए में ही खरीदा भी था। देखिए, शुगर इंडस्ट्री में अगर देखें तो हम फिलहाल पार्टिसिपेशन क्लियरली मिसिंग है। ये स्टॉक में मुझे नहीं पता इमीडिएटली मूव आएगा कि नहीं, बट जो लेवल पे इन्होंने बाय किया है ये लेवल पे इसमें तो एग्जिट की सलाह नहीं बनेगी, होल्ड करना चाहिए फिलहाल। हिसार के समरजीत जी का अगला सवाल, एडुकॉम पर 300 शेयर 600 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। देखिए, एडुकॉम में भी सिमिलर सलाह होगी। ये स्टॉक अच्छे लेवल पे, आई मीन इसके हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। फिलहाल तो 10 रुपए के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट करना सेंस नहीं बनता है। मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए।
दिनेश लोहनी जी के पास हैं। कोपरान के 2000 शेयर 68 रुपए में खरीदा था। ये कोपरान की अगर बात करें तो फिलहाल लास्ट कुछ महीनों से ये स्टॉक एक सीमित दायरे में चल रहा है, वेर इन 55, 58 का इसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और लो साइड पे इसके 40 के आसपास इसको एक स्ट्रांग सपोर्ट देखा जा रहा है, जो कि इसका एक बेस मान सकते हैं हम। तो फिलहाल 40 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करके ये बने रह सकते हैं ये पोजीशन में, और जैसे ही स्टॉक 55 का लेवल क्रॉस होता है हम इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देख सकते हैं। प्रॉब्ली 62, 65 के लेवल इसके ये केस में आ सकते हैं। और दिल्ली के एमपी सिंह साहब जानना चाहते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में। समित 900 शेयर है इनके पास, 100 रुपए में इन्होंने खरीदा था। देखिए जो लेवल पे इन्होंने बाय किया है मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। हालांकि इनका थोड़ा प्रॉफिट सेफगार्ड करने के लिए मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा और बैलेंस पोजीशन ये एक 320, 315 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बने रह सकते हैं। जयपुर के साहिल बंसल के पास है सेंचुरी टेक्सटाइल के 70 शेयर 630 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। ये स्टॉक क्लियरली अपट्रेंड में चल रहा है। अगर हम इसके वीकली मंथली चार्ट देखें तो इसमें हायर बॉटम क्लियरली विजिबल है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी बने रहना चाहिए। जैसे स्टॉक 720 का लेवल क्रॉस होता है इसमें 750 से लेकर 760 के लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे तो ये बने रह सकते हैं। अगर कोई प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस इनको फॉलो करना है तो 660 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू समित हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आज कई शेयरों पर चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो ये स्टॉक्स में नहीं है, बट इट इज सेफ टू अज्यूम दैट हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। धन्यवाद। समित चौहान थे, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और समित के साथ मुझे भी आज सौदा आपको मैं यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल कमोडिटी राउंड अप में।